मानव संसाधन प्रबंध। तो ये हमारा एक सब टॉपिक है आज का इसी चैप्टर के अंदर। तो हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। वेंडेल क्या कह रहे हैं? मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरणा को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि उनकी भर्ती निकालनी है, फिर उनका सिलेक्शन करना है, फिर उनके डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, ट्रेनिंग इत्यादि। हम उनकी यूटिलिटी की बात करेंगे कि कौन सा वर्कर किस पोस्ट के ऊपर परफेक्ट है। हम उनकी क्षतिपूर्ति की बात करेंगे, कोई छोड़ कर चला जाता है तो तुरंत उसकी भर्ती करनी है, या किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग होने पर वहाँ पर उसकी क्षतिपूर्ति। और अभिप्रेरणा मतलब हम उसको समय समय पर मोटिवेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो मानव प्रबंध कहलाती हैं। तो उत्पादन के सभी साधन जैसे कि मानव हो गया, माल हो गया, मशीन, धन इत्यादि को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय साधनों में मानव को सम्मिलित किया जाता है, जबकि माल, मशीन या धन उत्पादन को हम निष्क्रिय साधन में शामिल करते हैं। एक संस्था में निष्क्रिय साधन जैसे कि माल, मशीन, धन कितनी प्रचुर मात्रा में क्यों न हो, जब तक वो बेकार रहेगा, जब तक इनका उचित रूप से प्रयोग न किया जाए, वो तो रखी रहेंगी, मशीनें हैं तो इनका उचित प्रयोग उत्पादन में सक्रिय साधन अर्थात मानवों द्वारा ही किया जा सकता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे मानव संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं जो पूर्णतः कुशल हों, मतलब जो अपने कार्य को खूब अच्छे ढंग से कर सकें। कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाने का काम मानव संसाधन प्रबंध यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। इस काम को करने के लिए बड़ी संस्थाओं में मानव संसाधन विभाग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRD स्थापित किया जाता है। यह विभाग मानव संसाधन प्रबंध की देखरेख में ही काम करता है। तो हमने वेंडेल की जो डेफिनेशन पढ़ी है उससे भी काफ़ी क्लियर हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी। मानव संसाधन प्रबंध का अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से होगा जो कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास और उसके सर्वोत्तम उपयोग से संबंधित होगी। मानव संसाधन प्रत्येक कर्मचारी का व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिकतम योगदान सुनिश्चित करता है। तो ये मानव संसाधन का अर्थ है। अब जानने का हम प्रयास करते हैं मानव संसाधन प्रबंध का विकास, इवोल्यूशन ऑफ HRM, कैसे ये डेवलप हुआ। तो पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट उठाएंगे हम श्रम कल्याण चरण। प्रारंभ में व्यवसाय छोटे पैमाने पर था। उस समय श्रम संघों यानी कि ट्रेड यूनियंस की स्थापना का दौर चल रहा था। इसके प्रभाव से एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जो मालिकों और श्रमिकों के मध्य संपर्क बनाकर रखे। यह काम करने के लिए श्रम कल्याण अधिकारी, लेबर वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की जाने लगी। इसकी भूमिका कर्मचारियों को न्यूनतम कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने तक ही सीमित थी कि कम से कम ये सुविधाएं जो है वो कर्मचारियों को, श्रमिकों को जरूर मिले। फिर दूसरा चरण आ गया हमारा सेवा वर्गीय प्रबंधक, पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। व्यवसाय का पैमाना बढ़ने पर कारखाना पद्धति, फैक्ट्री सिस्टम का जो है वो प्रभाव जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। एक छत के नीचे हजारों लोगों को रोजगार मिलने लगा, जिससे क्या हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जिसका कार्य एक संगठन के कर्मचारी उपलब्ध करवाना हो। इस विचारधारा में पहले सेवर्गीय अधिकारी यानी कि पर्सनल ऑफिसर और बाद में पर्सनल मैनेजर की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इनकी भूमिका भर्ती, चयन और लोगों पर काम पर लगाने यानी कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट तक सीमित रखी गई। तो ये दूसरा चरण में ये चीज़ें होने लगी। फिर तीसरा जो एट प्रेजेंट अभी चल रहा है चरण, मानव संसाधन प्रबंध चरण, HRM स्टेज। व्यवसाय का पैमाना बढ़ा और तेजी से तकनीकी विकास होने लगे। ऐसे वातावरण में कर्मचारी जो हमने भर्ती किया उनके प्रशिक्षण, उनके विकास की आवश्यकताएं भी महसूस होने लगी। मानव संसाधन को संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा और यह महसूस किया जाने लगा कि इसका विकास किया जा सकता है। इस विचारधारा से सेवर्गीय प्रबंधक का स्थान मानव संसाधन प्रबंधक ने ले लिया। इसका काम लोगों को प्रभावी प्रबंधक बनाना और प्रभाव रूप से प्रबंधक करवाना था, ताकि लंबे समय तक जो है वो हमारा संगठन बना रहे। तो ये
इस प्रकार से जो है वो मानव संसाधन प्रबंध का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। ये 3 चरणों में हमने इसको जो है वो इसके विस्तार को जो है वो हमने समझा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है हमारा कि इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, इसके ऊपर लेख लिखिए। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र नियुक्तिकरण की अपेक्षा विस्तृत है। इसके अंतर्गत नियुक्तिकरण, अभिलेख्य करना, रिकॉर्ड बना के रखना, कर्मचारियों की नीतियां तैयार करना, कर्मचारी अनुसंधान करना, विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना इत्यादि सम्मिलित होता है। जबकि नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का एक भाग है, ना कि पूर्ण मानव संसाधन प्रबंध। मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में हम किस प्रकार से जो है वो पॉइंट टू पॉइंट समझने का इसका प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है भर्ती। मानव संसाधन प्रबंध का पहला कार्य संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता का पता लगाना है, वह कर्मचारियों को प्राप्त करने की व्यवस्था करना है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए वह भर्ती, चयन, कार्य पर लगाना, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि अनेक कार्य करता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करना। मानव संसाधन प्रबंध कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जिसके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, जैसे कि कार्य मूल्यांकन, इनके जॉब इवैल्यूएशन भी कैसा कार्य किया गया, निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, किस प्रकार की परफॉर्मेंस की गई है, तथा श्रमिक संघों से सौदेबाजी। तो ये भी जो है वो मानव संसाधन प्रबंधन कार्य करता है। फिर तीसरा हमारा आ जाता है क्षतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं का विकास। कर्मचारियों के संबंध में तैयार की गई नीतियों में सुधार के उद्देश्य से यह समय समय पर अनुसंधान कार्य करता रहता है। अनुसंधान कार्य का मतलब नई नई खोजें करता रहता है। अपने अनुसंधान के आधार पर वह उच्च स्तरीय प्रबंध को मानव संसाधन प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीकों की समय समय पर जानकारी देता रहता है। फिर हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है इसी पॉइंट को हम जस्टिफाई करने की जो है वो चर्चा कर रहे हैं। नियुक्तिकरण मानव संसाधन के एक भाग के रूप में, मतलब मानव संसाधन का ही हिस्सा नियुक्तिकरण है। तो उसके लिए जस्टिफिकेशन के लिए ये पॉइंट्स है हमारे पास में। चौथा है शिकायतों का निवारण करना। मानव संसाधन प्रबंध को संस्था में स्वामियों और कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना होता है। ऐसा करने के लिए वह दोनों पक्षों की अपेक्षाओं को एक दूसरे को बताता है। वह समय समय पर उत्पन्न हुए विवादों को भी खत्म करने का प्रयास करता है, मध्यस्थता का काम करता है। फिर अगला पॉइंट सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना। मानव संसाधन प्रबंध का दायित्व कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा व कल्याण हेतु नियुक्तियां तैयार करना भी है। कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं, जैसे कि भर्ती की नीति, चयन की नीति, पदोन्नति की नीति, सेवानिवृत्ति की विधि यानी कि रिटायरमेंट की। ये नीतियां तैयार करते समय मानव संसाधन प्रबंध संस्था तथा कर्मचारी दोनों के हितों को ध्यान में रखता है। इतना ही नहीं बल्कि इन नीतियों का लगातार लागू रखने का भी और इनमें टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट का भी जो है वो सुनिश्चित करता रहता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट कानूनी दावपेचों में कंपनी की सुरक्षा करना। भारत में कर्मचारियों से संबंधित अनेक अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इत्यादि। इन अधिनियमों के प्रावधानों से संस्था को सेफ रखना और संस्था में ये नियम बनाए रखना भी जो है वो मानव संसाधन प्रबंध का ही एक कार्य है। फिर कर्मचारी अभिलेख तैयार करना, पर्सनल रिकॉर्ड जो होते हैं कर्मचारियों के। मानव संसाधन प्रबंध संस्था में अनेक व्यक्ति जो है वो जो काम करते हैं उन सभी के भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, पारिश्रमिक इत्यादि के अभिलेख भी रखता है, रिकॉर्ड बना के रखता है। इन अभिलेखों को भविष्य में जो है वो अगर जरूरत पड़े तो प्रयोग में लाया जाए, इसलिए रखता है। फिर हमारा अगला पॉइंट आखिरी संगठन ढांचे में सुधार। मानव संसाधन प्रबंधक संस्था के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करके इसे अधिक प्रभावशाली बनाने में या बनाए रखने में लगातार सुझाव
देता रहता है। तो अगर मान लो इस तरह से लेख लिखना आ जाए कि नियुक्ति जो है वो मानव संसाधन प्रबंधन का ही एक हिस्सा है, एक रूप है, तो हम इस तरह से पॉइंट में डिवाइड करके लिखें तो काफ़ी अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा नियुक्तिकरण रेखा एवं स्टाफ क्रिया के रूप में, स्टाफिंग एज ए लाइन एज वेल एज द स्टाफ एक्टिविटी। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है कई बारी। नियुक्तिकरण के महत्व को देखते हुए आज इसे प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य मानने के साथ साथ प्रबंध का एक कार्यात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरिया भी माना जाने लगा। मतलब ये एक जरूरी विभाग के रूप में कार्य करने लगा है। तो किस प्रकार से हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। नियुक्तिकरण रेखा एवं स्टाफ क्रिया के रूप में। तो पहले रेखा क्रिया के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। जब सेवी वर्गीय प्रबंधक नियुक्तिकरण को प्रबंध के कार्य के रूप में पूरा करता है, ठीक है, प्रबंध के कार्य के रूप में पूरा करता है, तो वह रेखा प्रबंधक की भूमिका में होता है। इस भूमिका में वह भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि कार्यों को पूरा करता है। रेखा प्रबंधक की विशेषता होती है कि वह अपने कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, यानी कि उत्तरदायित्व इसके अंदर जो है वो पोस्ट के साथ में लग जाता है। फिर दूसरे पॉइंट के अंदर सेवी वर्गीय प्रबंधक स्टाफ प्रबंधक के रूप में, जब सेवी वर्गीय प्रबंधक नियुक्तिकरण को प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र के रूप में पूरा करता है, तो स्टाफ प्रबंधक की भूमिका में होता है, ठीक है। उसमें नियुक्तिकरण को प्रबंध के कार्य के रूप में कर रहा है, इसमें कार्यात्मक क्षेत्र के रूप में पूरा कर रहा है। इस भूमिका में वह कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए अन्य विभागीय प्रबंधकों को परामर्श देता है। स्टाफ प्रबंधक की यह विशेषता होती है कि वह अपने द्वारा दिए गए परामर्शों के परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होता। उसमें रेखा प्रबंधक में तो उत्तरदायी होता है वो, क्योंकि सारा कार्य वो करता है। इसमें जो है वो कार्यात्मक क्षेत्र के रूप में पूरा करता है, परामर्श इत्यादि देता है, इस कारण से वो उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगले पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, नियुक्तिकरण प्रक्रिया, स्टाफिंग प्रोसेस। तो प्रश्न जो है वो एग्जामिनर इस प्रकार से सेट कर सकता है, नियुक्तिकरण क्या है और इसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नियुक्तिकरण कार्य का क्षेत्र अथवा इसमें सम्मिलित विभिन्न कार्य अथवा इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न चरणों को हम, जो अब नीचे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, 10 स्टेप है। उसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करना, मतलब हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। नियुक्तिकरण के प्रथम चरण पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण कर लिया जाता है। यहाँ यह सुनिश्चित किया जाता है कि संगठन में ठीक समय व स्थान पर पर्याप्त मात्रा में योग्य कर्मचारी उपलब्ध हों। आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करते समय आंतरिक पदोन्नति, अवकाश ग्रहण, नौकरी छोड़ने एवं पद मुक्ति आदि संभावना को भी ध्यान में रखा जाता है। इस चरण पर यह भी सुनिश्चित कर लिया जाता है कि चयन किए गए कर्मचारियों में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कर्मचारियों की आवश्यकता का हम निर्धारण कर लें। फिर अब दूसरा स्टेप आ जाता है हमारा भर्ती। एक बार मानव शक्ति की आवश्यकता का निर्धारण हो जाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि मुझे कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है या आगे फ्यूचर में पड़ सकती है, तब तक तो मैं भर्ती निकाल नहीं सकता। मान लो मुझे फ्यूचर में जो है वो कर्मचारियों की जो है वो 20 की आवश्यकता पड़ेगी और मैं भर्ती निकाल दूँ 5 की, तो फिर जो है वो हमारा जो है वो कंपनी या फैक्ट्री का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, बीच में रुक जाएगा। तो दूसरा स्टेप भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज कर लेते हैं हम तथा उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। या फिर कहें तो भर्ती का अभिप्राय विभिन्न पदों को भरने के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध कराना है। कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य 2 स्रोत हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इंटरनल सोर्स और दूसरा हो सकता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्रोत के रूप में संस्था में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को ही अन्य पदों के लिए चुन लिया जाता है, जबकि मुख्य बाह्य स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? पुराने कर्मचारियों को फिर से बुलाना, वर्तमान कर्मचारियों के मित्र या रिश्तेदारों को बुला लेना, रोजगार कार्यालय के जो है वो संपर्क कर लेना, रिक्त पदों के विज्ञापन देकर, शैक्षणिक संस्थाओं से संपर्क करके, कारखानों के दरवाजे पर भर्ती चिपकाकर या फिर
श्रम संघों से संपर्क करके भी हम कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं, या फिर श्रम ठेकेदारों के माध्यम से भी हम जो है वो कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। तीसरा हमारा स्टेप आ जाता है चयन, सिलेक्शन। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक प्रार्थियों जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिए थे उनमें से योग्य प्रार्थियों को कार्य के लिए चुन लिया जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से यह ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रार्थी की कुशलता और कार्य की प्रकृति में समानता हो, मतलब क्या वो कर सकता है और हमें किस प्रकार का कार्य उससे करवाना है, ये एक जैसे होने चाहिए। यह समानता जितनी अधिक होगी परिणाम उतने ही सुदृढ़ होंगे, उतने ही अच्छे होंगे। दूसरी ओर समानता में कमी आने पर संस्था में प्रशिक्षण संबंधी लागतें बढ़ जाएंगी तथा साधनों का अपव्यय भी होने लगेगा। मतलब योग्यता उस व्यक्ति में दूसरा कार्य करने की और हमने दूसरे कार्य के लिए उसको भर्ती कर लिया, फिर उसको कार्य सिखाना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट बढ़ रही है, या फिर वो कार्य अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएगा। अतः किसी विशेष कार्य के लिए जिस प्रकार के गुणों की व्यक्तियों की आवश्यकता होती है वहां पर वैसे ही गुणों के व्यक्तियों को लगाना चाहिए। ऐसा करने पर संस्था में लागतों की कमी होगी तथा उत्पादन अधिक और अच्छी किस्म का होगा। चयन की एक लंबी प्रक्रिया होती है और इस चयन के अंदर क्या क्या स्टेप आ जाते हैं हमारे। आवेदन पत्र जो हमने पिछले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में भर्ती में मंगवाए थे, उनकी जांच कर लेंगे हम। प्राथमिक एक साक्षात्कार ले लेंगे, रिक्त आवेदन पत्र जो है वो भरवा लेंगे एक्स्ट्रा, रोजगार प्रशिक्षण कर लेंगे हम, अंतिम साक्षात्कार ले लेंगे, उसके बाद में फिर संदर्भ परीक्षण ले लेंगे, चेकिंग रेफरेंसेस कर लेंगे उनका, और शारीरिक प्रशिक्षण उनका कर लेंगे और कार्य पर प्रशिक्षण कर लेंगे। तो ये चयन के अंदर ये जो है वो 8 हमारे स्टेप आ जाते हैं। इन स्टेप के थ्रू हम चलते चले जाते हैं और फिर उसके बाद फाइनलाइज करते हैं। चलिए, अब हमने चयन कर लिया है, अब कार्य पर लगाते हैं। चलो, कर्मचारी का चयन कर लेने पर उसे नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। ये 8 स्टेप जो मैंने अब आपको बताए हैं, आवेदन पत्र की जांच, प्राथमिक साक्षात्कार कर लेते हैं, रिक्त आवेदन पत्र भरवा लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा भरवाने के लिए कागज वगैरह, रोजगार परीक्षण कर लेते हैं, उसका अंतिम साक्षात्कार ले लेते हैं, फिर उसके बाद में संदर्भ परीक्षण कर लेते हैं, रेफरेंसेस वगैरह उसके चेक कर लेते हैं किसके थ्रू वो आया है, शारीरिक परीक्षण कर लेते हैं, फिजिकली मेंटली फिट तो है या नहीं है, और कार्य पर परीक्षण कर लेते हैं कि किस प्रकार से वो कार्य कर सकता है। तो ये सारे करके फिर हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात कर्मचारी संबंधित विभाग के अधिकारी को इस आशय की रिपोर्ट दे देता है कि वह उस संस्था में कार्य करने के लिए तैयार है। ऐसा करने पर वह संस्था का कर्मचारी माना जाने लगता है और हो भी जाता है। जब विभागीय अधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसे ऐसे कार्य पर लगाए जहां पर वह अपनी पूर्ण कुशलता का उचित उपयोग कर सके। वैसे तो पहले से यह निर्धारित होता है कि उसे किस काम के लिए चुना गया है, लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसे कोई गलत कार्य ना सौंप दिया जाए जिसको करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। और संस्था के अन्य कर्मचारियों एवं नीतियों का उससे परिचित करवा देना चाहिए। इस प्रकार कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया का ये चौथा चरण हमारा पूरा हो जाता है। 5वें चरण पर चलते हैं, कार्य पर बनाए रखना। क्योंकि कर्मचारी का चयन करना अपने आप में एक बहुत लंबी और महंगी प्रक्रिया है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जिस कर्मचारी को संस्था में नियुक्त किया जाए उसे लंबे समय तक कार्य पर रखा जाए। यानी कि ऐसे प्रयास किए जाएं कि जिनसे कर्मचारी संस्था को शीघ्र छोड़कर ना जाए, इस प्रकार के कार्य ना हो। कर्मचारी को लंबे समय तक संस्था में बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि उचित पारिश्रमिक का भुगतान करना, कर्मचारी को अपने काम के बदले में उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ चिकित्सा बीमा इत्यादि की सहायता, भुगतान सहित छुट्टियां, पेड लीव जिनको हम बोलते हैं, लाभ में भागीदारी उनको दे सकते हैं हम, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, उनके पदोन्नति आदि के अवसर जो है वो उनके लिए ओपन रहें। फिर उनके साथ में अच्छे संबंध स्थापित रखने चाहिए, श्रम संबंध। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ उनकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान में रखना है। तो अगर ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे तो वो हमारी संस्था में लंबे समय तक बना रहेगा। 6ठे स्टेप पर चलते हैं, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया का अगला चरण कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उनकी कुशलता में वृद्धि की जा सके। प्रशिक्षण का लाभ कर्मचारी व संस्था दोनों को प्राप्त होता है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है, इससे उनका भविष्य उज्जवल बनता है, वो अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। प्रशिक्षण कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिसके कारण वे अधिक कुशल हो जाते हैं और संतुष्ट रहते हैं।
संस्था को उत्पादन लागत में कमी आती है, मशीनों और उपकरणों का उचित रखरखाव कर पाते हैं, वो दुर्घटनाओं में कमी आ जाती हैं और क्वालिटी में भी सुधार इत्यादि प्रशिक्षण के माध्यम से ये कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। अतः कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया के इस अंग का एक विशेष महत्व है। 7वां हमारा जो स्टेप है प्रगति मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। संस्था में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए केवल कर्मचारियों का चयन या उन्हें प्रशिक्षित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनकी वास्तविक कार्य प्रगति का मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। इस चरण में यह देखा जाता है कि कौन कर्मचारी कितना योग्य है। उसकी योग्यता की जांच करने के लिए उसके सौंपे गए कार्य और वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना कर ली जाती है। यदि परिणाम प्रतिकूल प्राप्त हों तो कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण देकर परिणामों को अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है, और यदि प्रशिक्षण के द्वारा भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना न हो तो कर्मचारी की बदली किसी अन्य कार्य पर कर दी जाती है। तो अब उसके बाद 8वां स्टेप आ जाता है हमारा पदोन्नति, प्रमोशन। पदोन्नति वह कार्य है जिसके द्वारा एक कर्मचारी को अच्छा वेतन, अच्छा स्तर, अच्छे अवसर, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा कार्य वातावरण, अधिक उत्तरदायित्व, अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पदोन्नति का आधार सामान्यतः कर्मचारी का संगठन के प्रति लगाव, अनुशासन और कार्यकुशलता इत्यादि होता है। अतः कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया में पदोन्नति के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर संस्था में उच्च पदों पर भी नियुक्त किया जाता है। तो ये हमारा 8वां पॉइंट था। 9वें स्टेप पर चलते हैं हम, स्थानांतरण, ट्रांसफर। कर्मचारी नियुक्ति के अंतर्गत ही कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार एक विभाग से दूसरे विभाग या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके उनकी कार्यकुशलता का अधिकतम उपयोग करना संभव बनाया जाता है। और हमारा नियुक्तिकरण प्रक्रिया का 10वां और आखिरी स्टेप है कार्य से अलग करना। कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम चरण में कर्मचारियों को उनके कार्य से अलग करना आता है। कर्मचारियों को कार्य से अलग करने के मुख्य निम्नलिखित विधियां हो सकती हैं। एक तो हो गया सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट। एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर कर्मचारी को कार्य से अलग करना सेवानिवृत्ति कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित आयु, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 58 साल है, हो सकता है फैक्ट्री में 60 साल कर रखी हो या फिर 58 साल कर रखे, तो वो ये जाने के बाद में हम उनको रिटायर कर देते हैं। फिर दूसरा टर्मिनेशन, सेवा समाप्ति। कार्य असंतोषजनक होने पर और समय समय पर चेतावनी देने पर भी सुधार की संभावना ना दिखने पर जो है वो हम कर्मचारियों की सेवा को समाप्त कर सकते हैं। और हमारा कार्य से अलग करने का तीसरा हमारी विधि हो सकती है छटनी। इसके अंतर्गत किसी कर्मचारी को कार्य से अधिक आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्थायी तौर पर भी हटाया जा सकता है। ठीक है, मान लो कंपनी के ऊपर आर्थिक संकट आ जाए तो फिर छटनी कर सकती है, मतलब 100 एम्प्लाई काम कर रहे हैं और हम सैलरी जो है वो 80 एम्प्लाई की निकाल सकते हैं, कर्मचारियों के निकाल सकते हैं 80 ही, तो फिर 20 हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो फिर आर्थिक कठिनाइयों